Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel Learn You Want। So guys, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें और आपकी नॉलेज में इजाफा कर सकें। ओके, तो चलिए समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लेक्चर नंबर 2 और ज़्यादा इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर सीधा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कंटेंट्स देख लेते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट उसकी काइंड पहली काइंड है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट दूसरी काइंड है, वॉइडेबल तीसरी काइंड है। फिर हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ही ज़्यादा एलोबरेट करेंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी पार्टीज़ की क्या ऑब्लिगेशंस हैं और इसके एसेंशियल क्या है। ये तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, तो मेरे साथ जुड़े रहें। तो चलिए सबसे पहले काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो काइंड है वो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ लेते हैं। लिखा है अ एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एंड क्रिएट्स राइट्स एंड ड्यूटीज बिटवीन द पार्टीज। तो इसका मतलब ये है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्या, ये एक एग्रीमेंट है जो लॉ के नज़दीक इन्फोर्सेबल है कि लॉ इस पे अमल दरामद करवा सकता है। और ये क्या करेगा, ये दोनों पार्टीज के बीच में राइट्स और उसके बीच में ड्यूटीज क्रिएट करता है, ये इसका काम है। दूसरा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट विच इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इसका मतलब ये है कि वो एग्रीमेंट जो कानून की नज़र में जायज़ ही नहीं है या सही ही नहीं है, तो वो क्या होगा, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तीसरा है वॉइडेबल, एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। इसका मतलब ये है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो वैलिड या वॉइड होने के लिए किस पे डिपेंड करता है, किसी एक शख्स पे डिपेंड करता है। अगर वो चाहे तो इसको वैलिड कर देगा और अगर वो चाहे तो इसको वॉइड कर देगा। ओके, तो ये उसी शख्स पे डिपेंड करता है, इसमें दूसरे शख्स की कोई भी अमल दरामद नहीं होता। मैंने ये वीडियो पहले भी डाली है, आप इसको वहाँ से भी चेक करेंगे। तो चले कॉन्ट्रैक्ट की पहली काइंड को समझते हैं। अ एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ एंड क्रिएट्स राइट्स एंड ड्यूटीज बिटवीन द पार्टी। इसका मतलब एग्रीमेंट क्या है, वैलिड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि ये एग्रीमेंट होता है दो लोगों के दरमियान में जो क्या क्रिएट करता है, राइट्स क्रिएट करता है और ड्यूटीज क्रिएट करता है। राइट्स किस तरह कि एक बंदे का पैसा देना दूसरे को। ओके, वो क्या है, वो उसका राइट्स है, जो पैसे ले रहा है उसका ये राइट्स है कि वो पैसे ले क्योंकि वो चीज़ दे रहा है, जो चीज़ ले रहा है ये उसका राइट है कि वो चीज़ ले क्योंकि उसने पैसे दिए हैं। इसी तरह एक बंदे का पैसे देना ड्यूटी है और दूसरे बंदे का चीज़ लेना भी ड्यूटी है। ओके, उसको चीज़ प्रोवाइड करना दूसरे बंदे को जो आपको पैसे दे रहा है, ये आपकी ड्यूटी है। तो इसी तरह यही उसकी डिमांड है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। इसको एक्सप्लेन करते हैं इन डेफिनेशन। द डिमांड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर, इसकी जो डिमांड है वो क्या है, इट शुड बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कि लॉ में ये इन्फोर्सेबल होना चाहिए, मीन्स आपके जो कानून है उसकी नज़र में ये सही हो। उसके बाद दूसरा जो है, इट क्रिएट लीगल राइट्स बिटवीन द पार्टीज। तो लीगल राइट्स बनाएगा बिटवीन द पार्टीज, मीन्स अगर आपको वो पैसे नहीं देगा और आपसे चीज़ ले लेगा तो आप डेफिनेटली कोर्ट में जाके डिमांड करेंगे। ओके, तो इसका मतलब इसलिए लीगल राइट्स बनाता है। ओके, बोथ द पार्टीज हैव टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। उसका मतलब दोनों पार्टीज को भी ड्यूटीज भी परफॉर्म करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि एक बंदा पैसा दे दे आप उसको चीज़ ना दें, या एक बंदा चीज़ दे दे और आप पैसा ना दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब दोनों तरफ से ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना पड़ेगा और यही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डिमांड है, इसीलिए इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब देख लेते हैं कि पार्टीज के ऊपर क्या ऑब्लिगेशंस होती हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। पहले पढ़ते हैं फिर समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। इन केस ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑल द पार्टीज to the contract are legally bound to perform the contract. If one party breaks the contract or breach of contract, other has the right to enforce through the court. इसका मतलब ये है कि जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है इसमें दोनों पार्टीज लीगली बाउंड है, मीन्स कानून की तरफ से बाउंड है कि वो अपनी तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको परफॉर्म करें। अगर ऐसा होता है कि एक शख्स परफॉर्म कर देता है और दूसरा परफॉर्म नहीं करता, तो इसमें फिर क्या होगा कि दूसरा जो पार्टी होगी
जो एग्री पार्टी होगी वो कोर्ट के ज़रिए अपनी जो शख्स है जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसे परफॉर्म करवाएगी। ओके, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अली ऑफर्स गुल टू सेल हिज कार टू हिम, गुल एक्सेप्ट द ऑफर। इफ गुल फेल टू गिव हिज कार, अली कैन सू। ओके, इसका मतलब है कि अली ने ऑफर दी गुल को कि वो अपनी गाड़ी बेचे, गुल ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर ऐसा होता है कि गुल पैसे लेके बाद में मुकर जाता है कि मैं तो गाड़ी दूंगा नहीं, तो अब अली क्या करेगा? अब अली ये करेगा कि वो कोर्ट में जाएगा और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की एप्लीकेशन देगा कोर्ट में कि कोर्ट इस गुल को बुलाए और उससे वो एक्शन परफॉर्म करवाए जिसकी वजह से उसने पैसे लिए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि गुल जो है वो पैसे ले ले और फिर भाग जाए, ऐसा नहीं होगा। उसको गाड़ी देनी पड़ेगी क्योंकि उसने ऑफर को एक्सेप्ट किया है अली की, और अली ने अपनी तरफ का एक्शन परफॉर्म कर दिया है। तो अब गुल के ऊपर भी नेसेसरी है, इसी तरह इंपॉर्टेंट है उसके लिए भी कि वो भी अपनी तरफ से वो एक्शन परफॉर्म करे ताकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए। अब एसेंशियल्स को समझ लेते हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या है। इसमें सबसे पहले है प्रपोजल। फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है किसी को तो सबसे पहले आपको एक प्रपोजल या ऑफ़र देनी पड़ेगी। जब तक आप प्रपोजल या ऑफ़र नहीं देंगे तो उसको कैसे पता चलेगा कि आप उससे वो चीज़ लेना चाहते हैं। तो इसका मतलब प्रपोजल इज़ द फर्स्ट थिंग इन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड है एक्सेप्टेंस। The next step of contract is that person should accept the proposal। इसका मतलब फिर आपने जिस शख्स को प्रपोजल या ऑफर दी वो उसको एक्सेप्ट करे। ओके, लेकिन एक्सेप्ट किस तरह करे कि खुद एक्सेप्ट करे, उसमें कोई जोर ज़बरदस्ती शामिल ना हो। तीसरा है एग्रीमेंट। आफ्टर अ लॉफुल प्रपोजल एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस बोथ पार्टी शुड डू एग्रीमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों की खाली रजामंदी होगी तो एग्रीमेंट हो गया, नहीं, बल्कि वो एक जगह पे आएंगे और एक एग्रीमेंट करेंगे जिसमें तमाम टर्म्स और कंडीशन लिखी जाएंगी। ओके, उससे अगला ही साथ उसका अगला भी मिलाता हूँ। एग्रीमेंट मस्ट बी इन रिटर्न। द एग्रीमेंट शुड बी इन रिटर्न एंड शुड बी रजिस्टर्ड। इसका मतलब ये है कि वो जब एक जगह पे आएंगे तो फिर एक स्टाम्प पेपर पे जो प्रॉपर वे है कॉन्ट्रैक्ट करने का उस पे आके एग्रीमेंट करेंगे जो एक रिटर्न शेप में होगा, और वो फिर उसको रजिस्टर्ड भी करवाएंगे कि अगर कल को कोई अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो दूसरा अदालत में जाएगा तो उसके पास कोई सबूत भी तो होना चाहिए। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम रिटर्न में ही होता है, बट सम टाइम जब फैमिली की बात आती है तो लोग ओरल कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट जब बाद में कोई परफॉर्म नहीं करता तो इसको साबित करना बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है क्योंकि गवाह उस टाइम पे नहीं मिलते। उसके बाद है लॉफुल एग्रीमेंट। द एग्रीमेंट शुड फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। इसका मतलब है एग्रीमेंट फिर ऐसा होना चाहिए जो लॉ के मुताबिक हो। अब जैसे सपोज हम कहते हैं कि चीज़ लेना और उसके जो बदले पैसा देना तो सही है, सही, ये कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन बाद औक़ात ऐसा है कि बंदा आपको कहे आप किडनी दे दे अपनी, मैं उसके बदले आपको पैसे दूंगा। ओके, तो ये कानून की नज़र में ये एग्रीमेंट जायज़ नहीं है। ओके, क्योंकि अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को सेल करने की इजाज़त आपको कोई भी लॉ नहीं देता। ओके, अगर कोई ऐसा करता है तो वो क्राइम कर रहा है, बेशक ये एग्रीमेंट है लेकिन इसका मतलब ये लॉ की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर रहा। तो लॉ की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, उसके बाद है लॉफुल ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी लॉफुल। इसका मतलब ये है कि आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसका जो मकसद होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए। अगर कहीं भी ज़रा सा भी कानून को ऐसा लगेगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें कोई इल्लीगल चीज़ आ रही है वो उसी वक्त उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर देगी, तो इसका मतलब ये होना ज़रूरी है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हो वो लॉफुल ऑब्जेक्ट पे बेस करता हो। उससे अगला जो है वो है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। द पार्टीज शुड बी कॉम्पिटेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि पार्टीज का कॉम्पिटेंट होना भी ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप एक पागल से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या आप एक छोटे बच्चे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या बैंक करप्ट से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कानून की नज़र में इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट करते हुए कॉम्पिटेंसी का भी ख्याल रखना है कि दोनों जो पार्टी है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। अगली है कंसिडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट शुड बी बेस्ड ऑन कंसिडरेशन। इसका मतलब ये है कि आपका जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसकी एक सबसे बड़ी डिमांड ये भी है कि आप दोनों की कोई ना कोई कंसिडरेशन होनी चाहिए। मीन्स बहुत सिंपल सी बात है कि अगर एक शख्स के लिए कोई चीज़ जिसको वो प्रपोजल दे के ख़रीद रहा है तो उसकी कंसिडरेशन वो चीज़ है, तो दूसरे के लिए डेफिनेटली कंसिडरेशन फिर पैसा होगा।
और दोनों की कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है। अगर कंसिडरेशन नहीं होती तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। आप इसको गिफ्ट के सेंस में तो ले सकते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि कंसिडरेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद है फ्री कंसेंट। ओके, द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज शुड बी फ्री, मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी फ्रॉड, कॉर्जन, एक्सेट्रा। ओके, फ्री कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फ्री कंसेंट का मतलब ये है कि अगर आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो आपकी अपनी मर्जी से होना चाहिए, उसमें कोई दबाव, कोई फ्रॉड या कोई जबर वगैरह ना हो। अगर इसमें ऐसा होता है कि कोई जबर से आपसे करवाता है, बिग बहुत सिंपल सी बात है कि आप एक लड़की को कहते हैं मुझसे शादी कर लें, ओके, और वो आपको इनकार कर देती है, तो आगे से आप क्या करते हैं, गन निकाल के उसके फोरहेड पर रखते हैं और कहते हैं मुझसे शादी करो वरना मैं तुमको गोली मार दूंगा, और वो शादी कर लेती है। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि वो जो लड़की थी उसकी जो कॉन्सेंट थी वो फ्री नहीं थी, बल्कि क्या हुआ कि प्रेशर में ला के या थ्रेट करके उससे शादी करवाएगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो होगा ये वॉइड हो जाएगा, क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ्री कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। हम जनरल से एग्जांपल ये देखते हैं कि माँ बाप बातों का शादी के मौके पे ऐसा करते हैं कि लड़के को बेसिकली कभी किसी चीज़ की वजह से दबाव में ले आएंगे या लड़की को दबाव में ले आएंगे, तो ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वॉइड है, क्योंकि इसमें जो कंसेंट है किसी शख्स की जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो किसी असर या फ्रॉड के वजह से है। तो इस वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वॉइड हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और जब तक फ्री कंसेंट नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो भी जाता है लेकिन बाद में वो शख्स जब अदालत में जाएगा और अगर ये साबित कर दे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये तो मेरी कंसेंट में के बगैर हुआ था, मिस मेरी जो कंसेंट थी वो फ्री कंसेंट नहीं थी बल्कि कॉर्जन किया गया था या थ्रेट दिया गया था, तो अदालत उसी वक्त उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करार दे देगी और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, ताकि मैं आपकी नॉलेज में भी इजाफा कर सकूं और अपने स्किल्स को भी डेवलप कर सकूं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द आपसे मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।